नमस्कार दोस्तों। हिंदी का एक और सेशन लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो वैसे नाम से तो ये है कि हिंदी सब इंस्पेक्टर के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं ग्रामर के। लेकिन बाकी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, उन सभी के लिए ये सेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ें, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। बाकी मैं तो देखिए ये कहूँगी, ये जो सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले, कि आजकल थोड़ा सा जो ये कभी कोरोना है, डेंगू है, ये सब बीमारियां चल रही हैं, तो इसलिए आप सभी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा है, ठीक है ना, कभी कोई परीक्षा आती रहती है। तो ऐसे में आपका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए वो आप ही को अपनी देखभाल अच्छे से करनी होगी। तो चलिए इसी के साथ फिर आज 4 विषय हैं जिन पर हम प्रश्न करेंगे: संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास और पर्यायवाची विलोम शब्द। और ये 4 जो विषय हैं ये आप सभी जानते हैं परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के जो प्रश्न हैं वो हम बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। चलिए, तो एमसीक्यूज हैं टोटली, तो फटाफट स्टार्ट कीजिए। आपके सामने हमेशा मैं कभी भी एक प्रश्न नहीं लेके आती, एक से अधिक ही प्रश्न लेकर आती हूँ। तो संधि विच्छेद के 2 प्रश्न, और आज सेशन में एक और ख़ास बात भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बीच में लग रहा था कि प्रश्न थोड़े से सरल हैं, मतलब थोड़े इजी क्वेश्चन उन्हें लग रहे थे, मतलब कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट भी लग रहे थे जो तैयारी सही से नहीं कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो सकता है आज, तो इसलिए उसके लिए तैयार रहिएगा। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लग सकते हैं। चलिए, तो पहला है, इनमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब यण संधि क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। यण संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। संधि कितने प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रकार केवल स्वर संधि के होते हैं, आपकी दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। यण संधि की पहचान क्या होती है? जब य बनता है, व बनता है, री होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे पहला है अध्याय, अध्याय, अधि जमा आय, अध्याय, ये बिल्कुल सही है, ये यण संधि का ही उदाहरण है। फिर अधीश, अब जब ये जो ई है, यहाँ पे ना तो री आया, ना य आया, ना व आया, पहले ही पता चल जाना चाहिए कि यही आपका सही उत्तर है, कि इसमें यण संधि नहीं है। तो ये चीज़ है कि अगर आप हमारे जो सेशंस हैं वो रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स पता चलती रहेंगी कि आपको देखने से ही शब्द पहचान में आ जाएगा। अभी तो आपने ये जो इसका संधि विच्छेद है कि अधि जमा ईश, ये सही है गलत है, ये तो दूर की बात है, आपने केवल शब्द पढ़ते ही बता दिया कि इसमें देखिए ना तो य आ रहा है, न व आ रहा है, ना ही री आ रहा है या अर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें यण संधि कभी हो ही नहीं सकती। इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि थी, अधि जमा ईश, अधीश, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। बाकी देखिए, आध्यात्मिक, अधि जमा आत्मिक, आध्यात्मिक, ई और अ या आ मिलकर य बनाते हैं। और अत्यावश्यक, अति जमा आवश्यक। तो ये सारे आपके यण संधि के उदाहरण थे। दूसरा है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। और ये सिर्फ इस शब्द के लिए नहीं, किसी भी शब्द के लिए आ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कभी कभी रट्टा मार के चले जाते हैं, जैसे निष्फल है, निहि जमा फल, ये जमा ये, इस चीज़ का तो रट्टा लगा लेते हैं कि भाई एमसीक्यू आने हैं, क्या टेंशन है। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा आ जाए तब सोचने वाली बात होती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, उसके लिए आपको इसका संधि विच्छेद पता होना चाहिए। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? वी जमा अर्थ। और वी जमा अर्थ में एक तो अ हो गया, ठीक है ना, अ। तो इसलिए जो ऊ वाले ऑप्शन है इन्हें आप सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। और अब बचे सेकंड और थर्ड ऑप्शन। अब आता है वी, व के साथ छोटी ई या बड़ी ई, तो वो आपको पता है कि मोस्टली व के साथ छोटी ई ही आती है, मतलब इस प्रकार संधि वगैरह में। तो इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट होता है, और करेक्ट ऑप्शन आता है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करने हैं, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवाने में मदद करेंगे। तो ऊ वाला ऑप्शन तो आप पहले ही काट देते। अगला देखिए, वी जमार्थ, ये आपका संधि विच्छेद इसका सही। अब फिर से 3 प्रश्न है, फटाफट करिए। ए स्वर का प्रयोग किस संधि में नहीं होता? ये देखिए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब किस संधि में नहीं होता, तो देखिए आप, अच्छा इसमें ना बाकी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ ऑप्शंस देखिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? आ, ई और ऊ, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि में मतलब संधि करते समय ए स्वर का प्रयोग नहीं होता है, या तो अ या आ, या ई या ई, या उ या ऊ,
तो इसमें ए तो कहीं आया ही नहीं, तो आपको जो उत्तर है वो पहले ही विकल्प में मिल गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये वाले प्रश्न मैं क्यों लेकर आई हूँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मुश्किल हैं, केवल इतना है कि कभी कभी प्रश्न को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर दे दिया जाता है और स्टूडेंट्स उसमें हव्वे में, मतलब डर से, ठीक है ना, वो आसान प्रश्न को भी बहुत बड़ा हवा समझ लेते हैं कि वही पता नहीं, ये तो कितना मुश्किल है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये हम कैसे पढ़ेंगे, हमें तो गुण संधि का वो ऐसे फॉर्मूला वगैरह याद ही नहीं है, उसमें आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है निश्चल। निश्चल, निष्काम, निष्पाप, निश्चल, ठीक है ना, ये सारे मतलब जहाँ पे ये श स ये सब आ जाए याद है, काफ़ी हद तक याद रखिए, वहाँ पे आपकी विसर्ग संधि है। तो निश्चल निहि जमा चल, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण था। तो लेकिन अब ऑप्शन देखिए, निश जमा छल, निछ जमा चल, निशह जमा चल, तो कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, निहि जमा चल निश्चल। अगला है निश्चल, सॉरी, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। अच्छा, अब आपको गलत बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रतीक्षा, मध्वरी, यथेष्ट और पावक। अब देखिए प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा में आपको पता है कि अगर संधि विच्छेद है तो प्रति तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो प्रति तो है ही है। अब मेन बात है ईक्षा, अब यहाँ पे ईक्षा आएगा या इक्षा आएगा, ये एक थोड़ा डाउट हो सकता है, जिसमें वो बता रही हूँ। फिर है मध्वरी, मध्वरी में अब व है, तो यहाँ पे ये गुण संधि है मध्व, तो व कब आता है, जब ऊ होता है, तो मधु जमा अरी, और वैसे भी यहाँ पे अरी ही आएगा, आ तो आ नहीं सकता, नहीं तो मध्वारी होता, मध्वारी, तो इसलिए मधु जमा अरी, आई गेस ये तो काफ़ी हद तक सही है, इसमें गलती के चांसेस नहीं हैं। फिर है यथेष्ट, अब ए की मात्रा कहाँ पर आती है, ए और ओ की गुण संधि में, आ और ई के मिल से बनता है ए, तो यह है यथा जमा इष्ट, यथेष्ट, ठीक है ना, जब हम कहते हैं इष्ट देव, तो इष्ट मतलब इच्छा जो होती है हमारी, तो यथा जमा इष्ट, या फिर इष्ट देव जिनकी हम पूजा करते हैं जैसे अपनी इच्छा से, तो यथा जमा इष्ट यथेष्ट, तो आ और ई मिलकर ए बने, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। और अंत में आता है आपका पावक, आव, जहाँ पे अय आए अव आव आ गया, वहाँ पे अयादि संधि, काम खत्म। और आव है मतलब आ की मात्रा है, अ की नहीं है, जैसे पवक हो सकता था या पावक, अगर अ होता तो ओ आता, और अगर आ है तो औ आएगा क्योंकि वह है। अगर यहाँ पे यह होता कि जैसे गायक या गयक, ठीक है ना, गयक या गायक, अय या आय होता, ठीक है ना, तो आपका ए या ए आता, लेकिन अगर आपका व है तो आपका ओ या औ आएगा, और आ की मात्रा है तो औ आएगा, तो इसलिए पौ जमा अक, पावक। तो इसलिए इन सभी में कोई गलती है ही नहीं, दैट मीन्स कि पहले वाले में ही कोई लफड़ा है, तो इसलिए ईक्षा नहीं इक्षा आएगा, प्रति जमा इक्षा प्रतीक्षा, क्योंकि फिर छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बन जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आया आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, संधि विच्छेद के यही प्रश्न थे, अब आते हैं उपसर्ग प्रत्यय पर। अब ये भी इस बार भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। उपसर्ग किस शब्द के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता, ट्राई कीजिए एक बार। और एक्चुअली ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसे आप कहीं भी पॉज कर सकते हैं, कहीं भी कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए पहले स्वयं से इसका हल निकालने का। तो उपसर्ग, और कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, उपसर्ग पहले आता है या बाद में आता है, मतलब इतना अभ्यास करने के बाद भी वो इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं। और मैं एक आपको बात और भी बताना चाहूँगी कि अगर बाई चांस आपको अभी तक आपको लगता है ये वाला बेसिक नहीं पता, तो इसमें ऐसे कोई शर्म आने वाली बात नहीं है या डरने वाली बात नहीं है। होता है, आप इतने बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एचपी मतलब कि जैसे जो जीके वगैरह है, ठीक है ना, रीजनिंग वगैरह, उन पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हिंदी थोड़ी सी पीछे छूट जाती है, कोई बात नहीं, तो इसलिए हम सेशंस लेकर आते हैं कि आपकी हिंदी पीछे ना छूटे। तो उपसर्ग, उपसर्ग जो है वो पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, बीच में आता है मूल शब्द। तो अब उपसर्ग है तो पहले लगेगा, तो देखते हैं, उपकार होता है, उपमंत्री, हम कहते हैं ना उप मुख्यमंत्री या उपमंत्री, ठीक है ना, जैसे उपदेश, तो उपमंत्री भी होता है। उपहास, हम कहते हैं ना तुम तो मेरा उपहास बना रहे हो, उपहास उड़ा रहे हो, तो उपहास ये भी होता है। लेकिन उपशाप, उपशाप कभी सुना है? नहीं। अभिशाप सुना है कि अभिशाप, ठीक है ना, लेकिन उपशाप नहीं होता, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें उपसर्ग नहीं लगेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ वन। फिर है वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश, वृष्टि शब्द के लिए सबसे उपयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा,
अच्छा जी, सबसे उपयुक्त प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि ये ऐसा शब्द हो जिसके साथ जैसे होता है ना, दो तीन शब्द लग सकते हैं, जैसे कि कर्म, कर्म के साथ दुष्कर्म, सुकर्म, या फिर जैसे कहते हैं ना कुकर्म, मतलब उससे कितने सारे उपसर्ग लग सकते हैं। उसी प्रकार वृष्टि के साथ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, की अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, अनावृष्टि मतलब कम हो रही है, तो बहुत सारे उपसर्ग आ सकते हैं। तो इसलिए वृष्टि जैसे आवृष्टि, अधिवृष्टि, अतिवृष्टि या अपवृष्टि। तो इसमें सबसे जो उपयुक्त है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अगला है, निम्न में से भिन्न शब्द छांटना है आपको। अब ये देखिए, ऐसे वाले प्रश्न मुझे लगता है आपको थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, जैसे प्रसारित, व्याकरण, सुशिक्षित और सुभाषित। तो अब जैसे अब उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित है, तो देखते हैं प्रसारित में मूल शब्द क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, ये मैच इस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, प्रसारित, सार, सार इसमें मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, यानी कि इस शब्द में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। ये इसकी खासियत है। अगला शब्द आते हैं व्याकरण पर, व्याकरण। अब स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कभी कभी कि भाई इसमें जो कर है, ठीक है ना, वो आपका मूल शब्द है, लेकिन नहीं, व्याकरण। तो इसमें दो उपसर्ग हैं, प्रत्यय कोई नहीं है, तो ये थोड़ा भिन्न है। अब यहाँ से ही आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाना चाहिए कि उत्तर इन दोनों में से हो सकता है। तीसरा आते हैं, तीसरे पे सुशिक्षित। अच्छा, ये आई गेस बहुत आसान है। सुशिक्षित में आप सभी को पता है मूल शब्द शिक्षा है, लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा है, सु उपसर्ग और इत प्रत्यय, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका क्या है कि एक उपसर्ग एक प्रत्यय, और लास्ट में सुभाषित। सुभाषित इसमें मूल शब्द क्या है, भाषा, और सु उपसर्ग और इत प्रत्यय, तो यानी कि इसमें भी एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वही सबसे भिन्न है, क्योंकि बाकियों में उपसर्ग भी था, प्रत्यय भी था, लेकिन इसमें केवल दो उपसर्ग थे, प्रत्यय कोई नहीं था। अगले देखिए, अगले तीन प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय के। निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, ये देखना है हमें। ऑप्शंस देखते हैं, सच्छास्त्र, सतर्क, सदिच्छा और सदरूप। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें तो सद उपसर्ग है, लेकिन याद रखिए कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग ना मिक्स हो जाते हैं पेपर में। तो जो सत है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है, और जो सद है वो मतलब हिंदी उपसर्ग के उसमें प्रयुक्त होता है, लेकिन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सच्छास्त्र ये व्यंजन संधि का जैसे शब्द है, तो सत्य जमा शास्त्र, सत्य जमा शास्त्र, सच्छास्त्र। तो त और श आपका छ बन जाता है, छ, तो इसलिए इसमें तो सत उपसर्ग है। अच्छा, सदिच्छा, सत्य जमा इच्छा, सदरूप, सत्य जमा रूप, तीनों में है, लेकिन सतर्क, सतर्क में, ठीक है ना, जो मूल शब्द है वो क्र है क्या, कि आप कहेंगे कि सत उपसर्ग है, नहीं, इसमें जो मूल शब्द है वो है तर्क। सतर्क का मतलब क्या होता है, तर्क के साथ। या तो सतर्क का मतलब होता है कि जैसे आप बिल्कुल तैयार हैं, सतर्क हैं बिल्कुल, मतलब कि जैसे कहते हैं ना बिवेयर ऑफ, कि सतर्क रहें, तैयार रहें। लेकिन यहाँ पे क्या है, सतर्क मतलब तर्क के साथ, तो इसमें तर्क मूल शब्द है और स उपसर्ग है, सत उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड वन। अगला है, हंसना शब्द से भाववाचक कृदंत प्रत्यय बनेगा। अब आप कहेंगे ये कृदंत भी आ गया और इसके सामने ये भाववाचक कहाँ से आ गया, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ आपको इतना तो पता होगा अब तक जितने हम सेशन ले चुके हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब क्या होता है, क्रिया शब्द के बाद अगर कोई प्रत्यय लगे, जैसे कि आपका कूदना, तुम कूदते हो, तो कूद इसमें ये क्रिया है और ते प्रत्यय है, ठीक है ना, तो ये आपका कृदंत हो गया। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके साथ जुड़कर जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे कि आपका भावनाएं, तो भावना, भाव और नाएं आप कह सकते हैं कि, या फिर ए प्रत्यय भावना, तो भावना एक भाववाचक संज्ञा ही है, ठीक है ना, तो आपका तद्धित प्रत्यय है। तो जैसे लखनवी, लखनवी कुर्ता, तो इसलिए लखनऊ जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है, और लखनवी वी प्रत्यय लगाकर जो है जुड़ा है वो, तो ये इसलिए ये आपका तद्धित प्रत्यय हुआ। तब कृदंत,
कृदंत है मतलब क्रिया शब्द, और हंसना, हंसना एक क्रिया है भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए हंसी, हंसी, हंसमुख, हंस और हास्य। तो अब हंस जो है वो तो काट ही दीजिए, इसमें कोई प्रत्यय है ही नहीं, ठीक है ना, सबसे पहले ये काटिए। अब हास्य, तो इसमें अब आपको देखना है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कब बनेगा? अब जैसे हंसमुख जो है, हंसमुख क्या भाववाचक संज्ञा है? नहीं, हंसमुख एक विशेषण है। हम कहते हैं ना इसका तो हंसमुख चेहरा है। अब ये आप ये मत कहिएगा किसी का नाम भी हंसमुख होता है हंसमुख नाम, लेकिन जैसे कहते हैं ना हंसमुख एक विशेषण शब्द है, तो इसलिए वो भाववाचक संज्ञा तो नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी काट दीजिए। अब हंसी, हंसी जो है वो एक भाव है, और हंसी में हंस एक क्रिया है और ई प्रत्यय है, तो सीधे सीधे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो फर्स्ट ऑप्शन बनता है। तो इसलिए आपके सामने यहाँ पे भाववाचक आ जाए या कुछ आ जाए, आप समझ जाइए, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ ये देखना है जितना आपको आता है वो आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि आज का जो सेशन है थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। अगला देखिए, इस समझदार व्यक्ति की बातों में मिलावट प्रतीत होती है। पंक्ति में तद्धित प्रत्यय किस शब्द में है? आहा, लीजिए आपका फेवरेट तद्धित प्रत्यय भी आ गया। तो तद्धित प्रत्यय में क्या था? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ मिलकर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो समझदार, समझदार में समझ मूल शब्द है और दार प्रत्यय, जैसे दुकानदार, समझदार, वफादार, तो दार प्रत्यय और समझ। समझ अब क्या चीज़ है? समझ क्रिया है या संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आती है? समझ ऑब्वियसली एक भाव है, समझ अर्थ ग्रहण करने का भाव, उसे समझ कहते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ का अर्थ ग्रहण करने के भाव को ही तो हम समझ कहते हैं ना। तो इसलिए समझ जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जहाँ ये संज्ञा हुआ वहीं पे आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो गया। लेकिन मैं बाकी भी बता दूं, जैसे मिलावट, अब मिल, हम कहते हैं ना तू उससे जाके मिल आ, मिलना एक क्रिया है और आवट प्रत्यय है नो डाउट, लेकिन ये कृदंत हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आपके उपसर्ग प्रत्यय के भी प्रश्न समाप्त हुए। अब आते हैं समास पर, आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रामायण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? चलिए, अब क्या होता है ना कि हम ये तो फटाफट जान लेते हैं कि इसमें ये समास है, इसमें ये समास है, समास विग्रह पर जो है वो सुई जाके अटक जाती है। अब रामायण शब्द तो भाई कौन नहीं जानता रामायण, ठीक है ना। तो इसका लेकिन समास विग्रह क्या होगा? राम का अयन, राम के यण, राम के अणु या राम का यान? तो अब बताइए क्या होगा, ज़रा दिमाग पे जोर डालिए, क्या हो सकता है। और इसी की अगर मैं संधि विच्छेद करने को दे देती तो क्या होता? राम जमा अयन, क्योंकि उसमें फिर आपका क्या आ जाता? दीर्घ स्वर संधि भी आ जाती है और व्यंजन संधि भी, क्योंकि राम जमा अयन, ठीक है ना। तो अ और अ से मिलकर आ हो जाता, माँ और न का ण बन जाता, तो इसलिए वहाँ पे स्वर संधि भी होती, व्यंजन संधि भी होती। लेकिन यहाँ पर देखिए रामायण और अयन, अगर इसका आपको संधि विच्छेद पता है तो आपको पता चल जाएगा, यण अनु या यान कुछ नहीं है, राम का अयन। और अयन का मतलब क्या होता है कि जैसे राम जी का जो स्थान है या राम जी का जो मतलब दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चलना। तो रामायण का मतलब वही है ना कि राम जी जो सिखा के गए थे वही चीज़ बताती है रामायण। तो इसलिए राम का अयन, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि अयन का अर्थ होता है मार्ग, स्थान, निवास या रास्ता। अगला देखिए, चंद्रमौली शब्द का समास विग्रह क्या होगा? आज समास विग्रह पर थोड़ा सा फोकस किया हमने। तो चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्रमा के समान मौली, चंद्रमा के समान शांत मौली और चांद जैसी सुंदर मौली। अब बताइए क्या कहेंगे इसका आप, ठीक है ना। तो ये जो चंद्रमौली है बेसिकली ये एक बहुव्रीहि समास वाला शब्द है, क्योंकि चंद्रमौली का मतलब होता है भगवान शिव। और भगवान शिव जैसे ही आप सुनेंगे, आप याद करेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उसका समास विग्रह क्या होगा, कि चंद्र है मौली पर जिनके, मौली मतलब आपका यहाँ मस्तक, शीर्ष, तो चंद्र है मौली पर जिनके, तो किनके शीर्ष पर चंद्रमा है? शिव जी के, तो इसलिए उन्हें चंद्रमौली कहते हैं। चंद्र है जब मौली पर जिनके अर्थात भगवान शिव, तो ये इसका सही समास विग्रह है। अगला, गृहस्थ का समास विग्रह क्या होगा? हम कहते हैं ना गृहस्थ जीवन, अब गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? ग्रह की स्थाई, ग्रह में स्थित, ग्रह का स्थान या ग्रह का स्थूल,
क्या होता है? इसका सही उत्तर है गृह में स्थित, गृहस्थ। ठीक है ना, गृह में स्थित गृहस्थ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड वन। अगला देखिए 3 प्रश्न। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? याद रखिए, पदों का बीच में आई गेस आप भूल ना गए हो कहीं कि एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे समास में 2 शब्द होते हैं, पहले वाले शब्द को कहते हैं पूर्व पद, दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। अब पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अब जैसे लीजिए अब द्वंद्व समास, जैसे रात और दिन, गौरी और शंकर, ठीक है ना, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास जिसका थर्ड में नहीं निकल रहा है, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, देखिए जहाँ तत्पुरुष है ना उसी के फीचर्स कर्मधारय और द्विगु में आते हैं, क्योंकि वो दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो इन तीनों में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास जो है उसमें प्रथम पद, पूर्व पद प्रधान होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। फिर है मेघनाद में समास कौन सा है? अब भाई मेघनाद पता तो है सबको कि रावण का पुत्र था मेघनाद, लेकिन इसका समास विग्रह कहाँ से करेंगे और इसमें कौन सा समास है ये कहाँ से जानेंगे? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? अब आपको ये ना लगे कि भाई मेघनाद का कोई और अर्थ नहीं निकल रहा वही है तो इसलिए ये बहुव्रीहि नहीं होगा, कुछ और होगा, लेकिन नहीं। मेघ, देखिए समास में पहले तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? 2 शब्दों को अलग करना, मेघ और नाद। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। नाद का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना उसकी विजय का नाद घोष हो रहा है, नाद मतलब आवाज, गर्जन। तो मेघ जैसा नाद है जिसका, यानी कि बादलों की तरह गरजता है जो। लिखना आपको दूसरा है क्योंकि उसमें आपको इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन कि जैसे बादलों मेघ जैसा नाद है जिसका, कि बादलों के जैसा गरजता है जो, अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद। तो इसलिए यहाँ पर भी इसका बहुव्रीहि समास है, करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें मेघ का अर्थ नहीं था, नाद का अर्थ नहीं था, दोनों पद अप्रधान थे। मुख्य अर्थ क्या था? रावण का पुत्र होना, ठीक है ना, क्योंकि मेघ की तरह तो शेर भी दहाड़ सकता है, ठीक है ना, वो चीज़ है। फिर है आजकल का समास विग्रह क्या होगा? आहा, आज तो ये समास विग्रह बहुत ज़्यादा है। आजकल, हम कहते हैं ना आजकल ये चीज़ बहुत चल रही है, आज और कल, आज या कल, आज भी, कल भी, या आजकल योजक चिन्ह। समास विग्रह क्या होगा सही, ये बताइए। और द्वंद्व समास में ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, आज या कल। हम जैसे कहते हैं ना मैं तुम्हारा पैसा जो है ना वो आजकल में दे दूंगा, मतलब आज या कल में दे दूंगा। ये मान के चलिए कि जैसे कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि इसका सही समास विग्रह क्या होगा, तो आप ये करके चलिए उस शब्द को ना वाक्य में प्रयोग में ला के देखिए कि मैं तुम्हारा पैसा ना आजकल में दे दूंगा, मतलब कि आज या कल में दे दूंगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सेकंड ऑप्शन। और ये देखिए मेघनाद का क्या था कि मेघ की तरह नाद करता है जो, अर्थात रावण पुत्र या रावण का पुत्र। तो ये, तो आई होप कि आज के जो क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरेस्ट तो आ रहा होगा। और हमारा आज का अंतिम विषय है पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आइए वो भी कर ही लेते हैं। तो विलोम शब्द पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने 5 प्रश्न हैं, फटाफट इनका विलोम शब्द छाटिए। अमित का आलोक, एढ़ी, आदर्श और गरल। बताइए अमित, अब ये आपके दोस्त का नाम अगर अमित हो तो भैया उससे पूछिए उसके नाम का अर्थ क्या है, तो आपको उसका जो विलोम शब्द है वो अपने आप पता चल जाएगा। आलोक, ये भी किसी का नाम है। तो देखिए आज तो सारे शब्द ही ऐसे हैं। तो मैं आपको बता दूं अमित, अमित का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना अमिट, अमित का मतलब होता है अनंत, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, जो कि मतलब बहुत ही मतलब विशाल है कि उसकी कोई सीमा ही ना हो। और यानी कि इसका जो विलोम शब्द होगा वो ऐसा होगा जिसकी कोई सीमा हो। तो अगर अमित का सीमित होता तो हम वो चीज़ चूज़ कर लेते, लेकिन मीत, अब यहाँ पे याद रखिए कुछ लोग ना अमित का मीत चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मीत अमित, और वो उपसर्ग लगने से बड़ी का छोटी ही हो गया, मतलब वो अपने अपने लॉजिक लगाते रहते हैं। लेकिन मीत का मतलब जहाँ पे बड़ी की मात्रा आ जाती है, मीत मतलब होता है मित्र, सखा। लेकिन मित या अमित, अमित का मतलब होता है जो मतलब मिटता नहीं, जो असंख्य है। और परिमित, और अच्छा असीमित का मतलब भी वो अमित का समानार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। और भ्रमित का तो मतलब भी कुछ और होता है कि आपको भटकाना, तो इसलिए परिमित। जैसे कहते हैं ना परिसीमन, परिसीमन का मतलब क्या होता है कि सीमा को मतलब बांधना,
कि जैसे अब आपके चुनाव होते हैं, ठीक है ना, उसमें परिसीमन करवाया जाता है क्षेत्र का, कि क्षेत्र को बांध दिया जाता है कि इसकी सीमा इतनी ही है, इतने में ही चुनाव होगा, इसी का जो चुनाव है वो मान्य होगा। तो वहीं से है परिमित, कि जिसकी सीमा हो। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, अमित परिमित। ये विलोम शब्द याद रखिएगा। अब है आलोक। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश, उजाला, रोशनी। तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? आलोक का। अब आलोक को ना स्टूडेंट्स अलोक समझ लेते हैं, अलोक, अलोक यानी कि जिसका कोई लोक ना हो, तो वो आलोक का लोक कर देते हैं, या परलोक। लेकिन लोक, विलोक, परलोक ये केवल आपको भटकाने के लिए हैं। आलोक मतलब उजाला होता है, तो विलोम शब्द क्या हुआ? अंधकार। सीधी सी बात, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एड़ी। अब ये मत पूछेगा, तो एड़ी जो होता है वो आपका पैर का हिस्सा ही होता है, ठीक है ना। तो अगर पैर का जो हिस्सा है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो ये आप ये मान के चलिए, एड़ी मतलब कि हम कहते हैं ना, हमने तो एड़ी चोटी का जो जोर लगा लिया। एड़ी चोटी ही क्यों कहते हैं? एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब हर संभव प्रयास करना। और हर संभव प्रयास मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम के देख लिया भैया, कुछ ना मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी ही क्यों बोलते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कुछ छोड़ा नहीं हमने, हर चीज ट्राई की। तो एड़ी भी मतलब जैसे अगर यह है बिल्कुल कि नीचे का पार्ट, तो ऊपर का पार्ट क्या हुआ? चोटी, सबसे शीर्ष स्थान। सबसे नीचा स्थान एड़ी और सबसे ऊंचा स्थान चोटी। जैसे पर्वत की चोटी होती है सबसे ऊंचा स्थान, तो इसलिए मस्तक नहीं, एड़ी का चोटी आएगा। एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब कहने को तो मस्तक भी सबसे ऊपर होता है, शीर्ष का मतलब भी सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। लेकिन जब कहते मैंने बताया ना आपको शब्दों का संबंध, कि अंधकार का प्रकाश, अंधेरे का उजाला, उस प्रकार से। तो एड़ी का जो विलोम शब्द आएगा वो आएगा चोटी, एड़ी चोटी। अगला है आदर्श। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शब्द है, इसका जरा सा विलोम शब्द ढूंढ के देखिए एक बार आप। आदर्श, क्योंकि ये तो सभी को पता है आदर्श का मतलब क्या होता है, कि एक जैसे जो जिसकी मिसाल दी जा सके, एक एग्जाम्पल के रूप में जो होता है। बताइए इसका क्या होगा विलोम शब्द? ये इंटरेस्टिंग है। अनादर्श, मलिन, यथार्थ या वास्तव। तो देखिए आदर्श, आदर्श हम किसे मानते हैं? मतलब जैसे कि हमने अपने मन में सोचा कि ये हमारे लिए आदर्श हैं। सॉरी लगता है कि स्टूडेंट्स हमें कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं, उन्हें शायद बीच में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। लेकिन देखिए आदर्श का जो विलोम शब्द होगा वो आपको याद रखना है, वो होगा यथार्थ। अब कभी कभी स्टूडेंट्स मलिन भी चूज कर लेते हैं, क्योंकि आदर्श मतलब जिसका एग्जाम्पल सेट किया जाए जो बहुत मतलब कि पॉजिटिव वे में हो, और मलिन का मतलब क्या होता है? तुच्छ, मैला। तो कभी कभी स्टूडेंट्स आदर्श का मलिन भी चूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। आदर्श का विलोम शब्द आएगा यथार्थ, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि यथार्थ कैसे आ सकता है? यथार्थ का मतलब होता है जो आपके सामने है, और आदर्श भी तो आप उसे ही मानते हैं ना जो आपके सामने होता है। लेकिन ऐसा नहीं, आदर्श मतलब कि एक कल्पना, और यथार्थ मतलब जो एक्चुअल में है, और आदर्श मतलब जो आपको जैसा आप बनना चाहते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, उस प्रकार से। तो इसलिए आदर्श का विलोम शब्द यथार्थ आपको याद रखना है। और अगला है गरल। गरल का मतलब क्या होता है? ये तरल नहीं है, तरल मतलब तो होता है लिक्विड, तरल पदार्थ के लिक्विड फॉर्म में जो होता है। गरल का मतलब होता है विष। और वहीं से आप समझ जाइए, अगर गरल का अर्थ विष होता है, तो विष का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत। और अमृत का मतलब विषम भी नहीं होता, सरल भी नहीं होता, और विरल भी नहीं होता, होता है सुधा। तो इसलिए गरल का विलोम शब्द होगा सुधा। तो आज के सारे शब्द ऐसे ही थे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि कैसे आपको शब्द जोड़ने हैं, एक दूसरे से मिलाने। जैसे एड़ी का चोटी, आदर्श का यथार्थ, गरल का सुधा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अंतिम विषय पर्यायवाची शब्द। तो आपके सामने ये जो चार शब्द हैं, चारों में 3 पर्यायवाची और एक भिन्न शब्द है, वो भिन्न शब्द आपको छांटना है। तो जैसे पहला है नीर निधि। निधि मतलब क्या होता है? रत्न, और नीर मतलब होता है पानी। तो पानी का रत्न कहाँ से मिलता है? ठीक है ना। अर्णव, जलधाम और धरणीधर। फिर है रत्न गर्भा, कुंजर, वसुधा, धरित्री। तो ये शब्द सारे आपके सामने हैं, फटाफट देखिए। नीर निधि, जलधाम, अच्छा जल का धाम,
ये सारा हमें समुद्र की ओर ही लेकर जा रहा है। जल का धाम, जल कहाँ जाके ठहरता है फाइनली? समुद्र में, सागर में। और नीर निधि ये भी वही है, लेकिन धरणीधर, धर जहाँ पर आया था ना कि जो किसी चीज़ को धरे, वो एक तरह से आपका पहाड़ या ज़मीन ही हो सकती है। तो इसलिए अर्णव, नाम भी है कईयों का तो अर्णव, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन तीनों का ही अर्थ होता है समुद्र या सागर। नीर निधि, अर्णव और जलधाम समुद्र, और धरणीधर ये होता है पहाड़ का पर्यायवाची। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो आपका चौथा विकल्प है। ये देखिए दोनों का अर्थ है, नीर निधि, अर्णव और जलधाम का अर्थ सागर, धरणीधर का अर्थ होता है पर्वत। अगला आइए, रत्न गर्भा। अच्छा, गर्भा, ये गर्भा कहाँ से है? गर्भ। और रत्न किसके गर्भ में मिलते हैं? रत्न कहाँ से मिलते हैं हमें? धरती की खुदाई करके ही तो मिलते हैं ना, ठीक है ना, तभी तो मिलते हैं हमें रत्न, या सागर के जैसे नीचे जाके। तो रत्न गर्भा, कुंजर, वसुधा। अच्छा, वसुधा से तो आपको पता है वसुधा, वसुंधरा, धरती, भूमि, भू, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और धरित्री, ये भी आपका धरती का ही पर्यायवाची है। तो रत्नगर्भा, वसुधा और धरित्री ये तीनों आपके धरती के पर्यायवाची हैं। लेकिन कुंजर जो है, कुंजर आपका भिन्न शब्द है, कुंजर का अर्थ होता है हाथी। तो इसलिए आप याद रखिएगा। फिर अंग, गत, तन और शरीर। अब यहाँ पे क्या होता है, तन और शरीर तो आप समझ जाते हैं कि ये तो एक ही है। अंग आपको लगता है कि ये तो तन का एक भाग है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है ना। इससे तो भाई गाने भी है, तो आई गेस वहाँ से आप आइडिया लगा लीजिएगा। गत, गत मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं ना गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है, गत वर्षों में। तो गत मतलब होता है पिछला, बीता हुआ। तो इसलिए ये आपका शरीर का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिए। तो इसलिए आपका जो भिन्न शब्द है वो यही है। तो अंग भी यहाँ पर शरीर के पर्यायवाची के रूप में ही है, लेकिन गत का मतलब होता है पिछला या बीता हुआ। फिर है घटक, कुंभ, गगरा और मटकी। जैसे गगरी या गगरा, ये सारे जो घाघरा नहीं है, गगरा, कुंभ, मटका, ये सारे आपके घड़े के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो घटक, हम कहते हैं ना इस चीज़ के घटक कौन से हैं, सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा। घटक वो होते हैं जिसके कारण कोई घटना होती है, कारक, उस चीज़ को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है ना, फैक्टर्स। तो इसलिए जो घटक है वो आपका यहाँ पर सबसे भिन्न है, और वही तत्व और बाकी घड़े के पर्यायवाची हैं। और अंतिम प्रश्न, सूर्यसुता, कालिंदी, जाह्नवी और कृष्णा। चलिए, कृष्णा सुनते ही सबसे पहले कृष्ण जी से संबंधित कौन सी नदी थी? कालिंदी वगैरह वैसे कहाँ से याद आएगा? कृष्णा कौन सी थी? यमुना, जिनसे कृष्ण जी का विवाह भी हुआ था बाद में। तो इसलिए कृष्णा जो है वो यमुना का ही पर्यायवाची है। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई एक शब्द है जो कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो वो कौन सा हो सकता है? सूर्यसुता, कालिंदी या जाह्नवी? तो मैं आपको बता दूं, जाह्नवी जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, वो गंगा नदी का पर्यायवाची है। तो इसलिए सूर्यसुता, कालिंदी और कृष्णा याद रखिए, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी जो है वो गंगा नदी का पर्यायवाची है। चलिए, तो आज मुझे लगता है कि बहुत सारे हमने प्रश्न किए, बहुत सारे रूल्स भी, नियम भी देखे हमने। तो इसे अच्छे से देखिएगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करें अच्छे से करते रहिए। हमारी जो विशेज़ हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है ईशा, और जैसे बाई चांस सिविल स्टेप का आपके पास नंबर भी है, ठीक है ना, आपके पास ईमेल आईडी भी है, कांटेक्ट भी, सब कुछ है आपके पास। तो वहाँ पर अगर आपको कोई अपना पेपर वगैरह सॉल्व करके हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। मेरा नाम अलग से भी उसमें रेफ़र कर सकते हैं कि मतलब मुझे फॉरवर्ड किया जाए, जिससे कि मैं वो चेक करके आपको दे सकूँ, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट जो है वो बनाए रख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।